हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिवीजन के लिए दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस पहले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट माइटोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अबाउट सेल साइकिल। इट इज एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ए सेल बाय विच इट डुप्लीकेट इट्स जीनोम अदर मेक डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स। कुल मिला के वो सारे के सारे इवेंट जिसमें एक सेल अपने आप को फुली प्रिपेयर करती है डिवीजन करने के लिए, वो सारे के सारे इवेंट जहां से ये सेल एक पास आउट होगी, अपने मैटर को डबल करेगी या फिर खुद को तैयार करेगी डिवीजन करने के लिए, वो चीज कहलाती है आपकी सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दैट इज सेकेंड पॉइंट इज द जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है कि गैप बिटवीन टू सेल डिवीजन दैट इज नोन एज द जनरेशन टाइम। किन्हीं भी दो डिवीजन के बीच का जो टाइम कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, जनरेशन टाइम कहलाएगा। और ये हर इंडिविजुअल की लगभग अलग अलग रहती है। जिसे यहाँ पे लिख रखा है ई कोलाई का दे रखा है 20 मिनट है, यानी कि हर एक बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में क्या कर जाएगा, डिवाइड करेगा। इसी तरीके से दे रखा है ईस्ट का, ईस्ट में जो डिवीजन होगा वो कितना टाइम में होगा, नियर अबाउट 90 मिनट के अंदर डिवाइड करेगा। और ह्यूमन में दे रखा है विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे में हमारी सोमेटिक सेल डिवाइड करती है। अगर आप जर्म सेल की बात करोगे या फिर मियोसाइट की बात करोगे तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके बाद में हमें पता है कि जो सेल साइकिल है उसके अंदर दो फेजेस आते हैं या फिर दो मेन स्टेप आते हैं। द वन इज द एम फेज and the second one remaining is known as the I phase। जो एक छोटा सा पार्ट है ये एम फेज दैट इज द माइटोटिक फेज, बाकी का जितना भी यहाँ पे बच गया वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका आई फेज या इंटरफेज कहलाएगा। अब जो ये आई फेज है दैट आल्सो द 3 डिफरेंट पार्ट्स, इसके अंदर भी 3 मेन पार्ट आएंगे। कौन कौन से पार्ट आएंगे, द फर्स्ट वन इज द G1 फेज, सेकेंड वन इज द एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, एंड द लास्ट वन इज द G2 फेज दैट इज द गैप सेकेंड फेज। ये जो पूरी की पूरी साइकिल बनी है यहां से लेके यहां तक की, दैट कंप्लीट इन ऑन द सेल साइकिल। जो सेल डिवीजन स्टार्ट करेगी दैट इज फ्रॉम द G1। G1 से कहां पर एंटर करेगी, S में एंटर करेगी सेल, S से कहां पर जाएगी, G2 में, और G2 से फिर किस में एंटर करेगी, M के अंदर एंटर करेगी। तो यहां पर हम दो मेन फेजेस के कैरेक्टर देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलरिटीज है, वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आई फेज के ऊपर आते हैं। तो आई फेज इज नोन एज द इंटरफेज सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द न्यूली फॉर्म्ड सेल इट न्यूक्लियस बिफोर इट बिकम द कैपेबल ऑफ द डिवीजन अगेन। यानी कि वो सारे के सारे इवेंट जहां से एक सेल या एक न्यूक्लियस प्रिपेयर हो जाता है डिवीजन करने के लिए, उस फेज को हम आई फेज बोलने लग रहे हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज आल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज। जो डिवीजन होगा सेल का, जो एक से दो सेल बनेगी वो बनेगी आपकी कहां पर, एम फेज में। इसमें सिर्फ मैटर डबल होता है तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रेस्टिंग फेज इसको बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वन प्रीपरेटरी फेज, सेल एक्यूमुलेट मैटर फॉर द डिवीजन। डिवीजन करने से पहले G1 में, S में और G2 फेज में जो मैटर होगा वो लगातार क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, चीजें क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट इज नोन एज द एनर्जी फेज। इसमें एनर्जी काफी ज्यादा यूज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज ड्यूरेशन। आई फेज को कंप्लीट होने में नियर अबाउट 75 to 95% की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी कि अगर मान लो हमारी एक सेल 24 घंटे में डिवाइड कर दी है तो उसमें से नियर अबाउट 22 या 23 आवर्स किस में जाएंगे, आई फेज में जाएगा, और जो एम फेज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मल्टीप्लाई करेगी और साथ में ग्रोथ होगी। सेल की भी ग्रोथ होगी और न्यूक्लियस की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। जेनेटिक मेटेरियल प्रेजेंट इन द क्रोमेटिन फाइबर, जो जेनेटिक मेटेरियल होंगे वो लूज फॉर्म में मिलेंगे, वो कंडेंस नहीं होंगे। उसके बाद में आल्सो नोन एज द इंटरमाइटोसिस। दो माइटोसिस का जो बीच का गैप आता है वो आई फेज आता है, इसलिए इसको इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन।
not divide after birth. In interphase it lasts for the life of a person. इसमें कह रहा है कि जो नर्व सेल है हमारी वो पैदा होने के बाद में डिवाइड नहीं करती है, वो लगातार किस में रहेगी, इनएक्टिव फेज में रहेगी। लेकिन इनएक्टिव फेज किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन के रिस्पेक्ट में है। वहां पर ग्रोथ होगी और साथ में डिफ्रेंसिएशन भी होगा, बट डिवीजन नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ग्रोथ होगी, उसका साइज बढ़ेगा, डिफ्रेंसिएशन होगी, लेकिन डिवीजन नहीं होगा। यानी कि जो नर्व सेल है, नर्व सेल का साइज लगातार बढ़ता हुआ जाता है, उसका साइज लगातार बढ़ता हुआ जाता है और उसके जो डेंड्राइट वगैरह बनते हैं वो भी फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। बट वो डिवाइड होके 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे नहीं होगी, बल्कि जितने नंबर उसके बर्थ के टाइम थे उतने ही फिक्स रहेंगे। तो इसका साइज तो जरूर एनलार्ज कर सकता है, ये साइज में जरूर बड़ी होती हुई जाएगी, बट इसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बोलते हैं कि नर्व सेल की रिकवरी सबसे मुश्किल रिकवरी होती है। अगर एक बार चोट लग गई तो जल्दी से सही नहीं होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफी जरूरी है कि जो नर्व सेल है वो सिर्फ क्या करेगी, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन करेगी, उसके पार्ट अलग अलग होंगे लेकिन डिवीजन नहीं करेगी। उसके बाद में डबल ऑफ द डीएनए आरएनए प्रोटीन एटीपी गेट डबल। इस आई फेज में, इंटरफेज में हर एक चीज लगभग क्या जाती है, डबल हो जाती है। आई फेज के स्टेप आपके सामने कौन कौन से आएंगे, G1, G2 और S फेज। अगर हम हमारे 24 घंटे के अकॉर्डिंग लेके चले तो वहां पे कितना कितना टाइम लग सकता है, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि G1 फेज सबसे लार्जेस्ट फेज है। G1 के अंदर जो टाइम लगेगा वो कितने का है, 11 आवर का, 11 घंटे का है। उसके बाद में है S के अंदर, S फेज में कितना है, 7 आवर है। उसके बाद में G2 फेज में कितना है, 4 to 5 है। और M फेज जो आई पार्ट का पार्ट नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आवर, 1 घंटे का ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई आई फेज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द एम फेज, दैट इज नोन एज द माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं। जो ये एम फेज है, ये एम फेज भी 2 पार्ट का मिलके बना हुआ है, ये भी 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 2 पार्ट है, द वन इज द कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज द साइटोकाइनेसिस। एक में होगी कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और एक में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दैट इज द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, वो भी 4 चीजों से मिलके बनी हुई है। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकंड वन इज द मेटाफेज, थर्ड वन इज द एनाफेज एंड द लास्ट वन इज द टेलोफेज। तो 4 फेजेज आएंगी आपकी, कौन कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कई बार इन चारों फेजेस को अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है। तो याद करने का तरीका है, आप अपने फ्रेंड को मना कर रहे हो, पी मत। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो आप उसको मना करने लग रहे हो कि भाई पी मत, पीना हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 स्टेप आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है, प्रो फेज नियर अबाउट 15 मिनट के राउंड चलेगा, जो मेटाफेज है 20 मिनट के राउंड, एनाफेज 3 और जो टेलोफेज है वो लेस देन 10 मिनट। लेकिन बहुत सारी बुक में जो मेटाफेज दे रखा है उसका टाइम ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है दैट इज द एनाफेज होगी, और जो लार्जेस्ट फेज की अगर हम बात कर देते हैं तो वो जाती है आपकी प्रो फेज आ जाती है, ठीक है। तो जो सबसे छोटी फेज हो जाएगी दैट इज एनाफेज। उसके बाद में शॉर्टेस्ट फेज है, सिर्फ पूरी सेल साइकिल का 5% ही क्या करती है, ये कंसिस्ट करती है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, जो भी चीज डबल हुई थी
वो लगभग इसमें क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका आई फेज का और एम फेज का बेसिक है। उसके बाद में यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा सेल साइकिल का। ये पूरी की पूरी सेल साइकिल है फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब सेल यहां से घूम के यहां तक कंप्लीट आएगी तो वो एक सेल साइकिल कहलाएगी। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई फेज में G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। G1 की टाइमिंग दे रखी है 11 आवर की, S की दे रखी है 7, G2 की 4 to 5। और उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर एम फेज में कैरियोकाइनेसिस आपको दिखाई दे रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और फिर लास्ट में दे रखी है साइटोकाइनेसिस दे रखी है। यहाँ पर सबसे पहला फेज हम डील करते हैं, दैट इज द G1 फेज। G1 का फुल नेम है दैट इज द गैप फर्स्ट फेज, क्योंकि सेल साइकिल में पहले बार आ रही है तो फर्स्ट फेज। किसके बाद में आ रही है, माइटोटिक के बाद में आ रही है, एम फेज के बाद में आ रही है, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। एस फेज दैट इज द सिंथेसिस फेज, उससे पहले आई है तो इसको प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द फेज, आई फेज का सबसे बड़ा ये फेज है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, एटीपी, आरएनए पॉलीमरेज, जितनी भी चीजें डबल होंगी वो लगभग इसके अंदर डबल हो जाती हैं। शॉर्ट G1 इन द मैथमेटिक सेल, जो सेल जितनी तेजी से डिवाइड करेगी उसके अंदर G1 फेज उतना ही छोटा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें डिवीजन रेट फास्ट होगा वहां पर G1 कैसे होगा, शॉर्ट, एंड वाइस वर्सा कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद में इन G1 फेज फॉर्मेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए टेक प्लेस। जो भी है टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए वो कहां पर बनते हैं, G1 फेज में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में दे रखा है कि G1 फेज की क्या कंडीशन दे रखी है। पहला फेज है कि सेल G1 से किस में एंटर कर रही है, S के अंदर एंटर कर रही है। दूसरा यहाँ पर सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन होगा, एंटर करेगी तो डिफरेंशिएट होना वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन दे रखी है when cell enter into the G1 to G0 that is the quiescent phase बोलते हैं। quiescent phase is the inert phase या inactive phase। अगर किसी भी सेल में कोई भी इंजरी हो गई, कोई भी टूट फूट हो गई, कोई भी डिजीज हो गई, तो वो सेल किस में रहेगी, क्विसेंट फेज में रहेगी, या फिर जिसको आप G0 फेज बोलते हो उसमें वो रहेगी। ठीक है, तो जरूर नहीं कि हर कोई सेल G0 फेज में जाए, जो सेल डिवाइड होगी, इंजर्ड होगी, डिजीज होगी, वही इसमें जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि G0 बट इन G0 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इन G0 फेज सेल लूज द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन। यानी कि एक्टिव तो रहेगी लेकिन वहां पर डिवीजन होने की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वहां पर जो G1 में जो सेल है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी रह सकती है। अगर मान लो कोई इंजर्ड सेल G0 फेज में गई है, अगर उसमें कोई छोटी टूट फूट है तो वो रिकवर करेगी और इसमें एंटर कर जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि पैरेन्काइमा की सेल दिखा रखी है, इसकी सेल वाल कैसे दिखा रखी है, थिन होगी। उसके बाद में जैसे ही वो मैच्योर होगी तो किस में चली जाएगी, वो डी डिफरेंशिएशन में जाएगी और फिर से वो डिवीजन करना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पर डी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। उसके बाद में परमानेंट, अगर स्क्लेरेन्काइमा की सेल है जिसकी सेल वाल बहुत ज्यादा थिक है, रिकवर नहीं हो पाई, टूट फूट बहुत ज्यादा है, तो वो परमानेंटली किस में रह जाएगी, आपकी G0 फेज या फिर क्विसेंट फेज में रह जाएगी। G0 फेज में 3 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि सेल वहां पे रिकवर होके न्यू सेल के अंदर एंटर कर जाए, आगे फेज में एंटर कर जाए, G1 में एंटर कर जाए। दूसरी कंडीशन है कि सेल वहां पर थ्रू आउट द लाइफ सस्टेन करे। और तीसरी कंडीशन है कि वहां पर सेल की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो ये 3 कंडीशन G0 फेज के अंदर पॉसिबल है, इनकी क्विसेंट फेज के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहां पर हम बात करते हैं कि इन G1 क्रोमोसोम रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल डबल क्रोमेटेड DNA एंड द शॉर्ट आल्सो डोंट अपीयर लाइक द रोड शेप। यानी कि जो G1 के अंदर जो क्रोमोसोम दिखाई देंगे वो आपको कैसे दिखाई देंगे, रोड शेप के दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है,
कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो आपको ऐसी रोड से दिखाई दे रही है। कितनी रोड दिखाई दे रही है? एक ही दिखाई दे रही है, तो इसके लिए कंडीशन यूज करते हैं, मोनार्ड कंडीशन यूज करते हैं। क्रोमेटिन दिखाई देगी और कितनी दिखाई देगी? एक ही दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेल किस में एंटर करेगी? एस फेज में एंटर करेगी। तो एस फेज को हमने क्या बोला था? सिंथेसिस फेज बोला था। सिंथेसिस का मतलब वहां पर डीएनए की डबलिंग होगी, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो जो दो दिखाई दे रही थी, सॉरी जो सिंगल दिखाई दे रही थी वो भी कैसे हो गई? डबल हो गई। कैसे? आपने ऐसे देखा था, दो थी ऐसे, लेकिन एक्चुअली में थी तो ये कितनी? 4 थी। अभी ये क्या हो जाएगी? सेपरेट आउट हो जाएगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी। चारों अलग हो गई, ये ऐसे थी। उसके बाद में यहाँ पर एक नई फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एस फेज में गई है, सिंथेसिस फेज में गई है, तो वहां पर डीएनए की फॉर्मेशन होगी। तो अगर डीएनए की फॉर्मेशन होगी तो हर एक आर्म की एक और कॉपी बन जाएगी, तो डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी? यहाँ पर डबल हो जाएगी। आई थिंक शायद क्लियर होगा। तो इसलिए इसको सिंथेसिस फेज या फिर डुप्लीकेशन फेज बोलते हैं। बट इस फेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर डीएनए की अमाउंट डबल होगी, बट क्रोमोसोम नंबर इधर क्या रहेगा? सेम रहेगा। वहां पर एक रोड दिखाई दे रही थी तो मोनार्ड, और यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे तो इसको क्या बोल देंगे? हम डायड बोल देंगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको डायड। तो एस फेज में क्या क्या होगा? सेंट्रल का डुप्लीकेशन होगा, स्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, और काइनेटोकोर असेंबल होंगे सब यूनिट से। काइनेटोकोर वो है जहां पर स्पिंडल आके क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है एस फेज, आल्सो नोन एज द इनविजिबल फेज। एस फेज को हम इनविजिबल फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर डीएनए किस में जाएगा? रेप्लिकेशन में जाएगा। तो रेप्लिकेशन करने के लिए उसको कैसे होना पड़ेगा? लूज होना पड़ेगा, यानी कि जो क्रोमेटिन है वो कैसे हो जाएगी? बिल्कुल लूज हो जाएगी, ठीक है। और लूज होने की वजह से वो सेल में दिखाई नहीं देती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनविजिबल फेज बोलते हैं, क्योंकि वहां पर वो दिखाई नहीं देगा। तो इसमें देखा कि कंटेंट और अमाउंट ऑफ द डीएनए गेट डबल, डीएनए की अमाउंट क्या जाएगी? डबल हो जाएगी, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम। बट यहाँ पर डीएनए की अमाउंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि अमाउंट है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करा जा रहा है किससे? सी से। अगर 1C है तो कितना हो गया? 2C हो गया। अगर 2C है तो कितना हो गया? यहाँ पर 4C हो गया। तो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। सी का मतलब यहाँ पर कॉपी की बात होने लग रही है। दूसरी बात आती है किसकी? एन की बात आती है, नंबर की बात आती है। नंबर में आप देख सकते हो कि एन था, तो अभी भी कैसा ही है? एन ही है। तो जो नंबर है वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, वो डबल नहीं होंगे, ठीक है। तो काइनेटोकोर इसमें सिंथेसाइज होगा। तो ये हो गई एस फेज की खास बात। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी निकलते हैं, काफ़ी जरूरी पॉइंट है कि जो डीएनए की अमाउंट है वो डबल होती है, बट नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वन दैट इज द G2 फेज। G2 फेज, जीवन को हमने क्या बोला था? गैप। फर्स्ट फेज बोला था, इसको क्या बोला? गैप। सेकंड बोला, ये सेकंड ग्रोथ फेज है। एस फेज के बाद में आ रही तो इसको पोस्ट सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। एम फेज से पहले तो इसको प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसमें सेल और न्यूक्लियस का साइज दोनों क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आरएनए और आरएनए प्रोटीन की भी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सारा किस में होगा? यहाँ पर G2 फेज में होगा। G2 फेज में जो जो ऑर्गेनली डबल नहीं हो पाई थी वो सारी कहाँ पर डबल होगी? यहाँ पर आके डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनलीज, ठीक है। जो भी ऑर्गेनली डबल नहीं हो पाई थी वो सारी की सारी इधर डबल होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड, वो सारी इधर ही डबल होगी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ बायोकेमिकल सिंथेसिस स्पिंडल ट्यूबलिन इनटू द G2, जो फॉर्मेशन होगी किसकी? स्पिंडल की और ट्यूबलिन प्रोटीन की, वो भी कहां पर होगी? G2 फेज के अंदर ही होगी, ठीक है। ये थे आई फेज, और उसके 3 अलग अलग सब फेजेज, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या होगा, वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज एक बच्चे ने भी कहा था कि सर ये सेल रेगुलेशन क्या है, साइक्लिन क्या है, CDK क्या है, तो वो उसने पूछा था। तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ
कि जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की हमें बात करनी है, तो रेगुलेशन हमें ऐसा बोलते हैं कि एक चेक पॉइंट है। जैसे मान लो एक गाड़ी किसी एक स्टेट से दूसरे में जाने लग रही है, तो बीच में क्या आती है, चेक पोस्ट आती है, जहां पर पुलिस वाले उसको चेक कर लेते हैं कि कुछ स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, वो चेक करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि लगातार तब सेल आगे जाती रहती है, तो वहां पर कुछ चेक पॉइंट आते हैं जो उसके कंटिन्यूस डिवीजन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो जो सेल साइकिल है या फिर जो इसका रेगुलेशन है वो दो चीजों से होगा। तो सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल बाय प्रोटीन। कौन कंट्रोल करेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन कितने टाइप की है, दो टाइप की, द वन इज द साइक्लिन एंड द सेकंड वन इज द सीडीके, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी कि एक तरीके का ये एंजाइम है। अब जो साइक्लिन है उसके दो टाइप आ गए, G1 एंड द M साइक्लिन, G1 साइक्लिन और M साइक्लिन। ये जो इसके दो टाइप हैं वो डिपेंड करेंगे कि ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पर काम में आ रही है, तो उसके बेसिस पे ये दो नाम दिए गए हैं। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो काफ़ी ज़रूरी है इस सेल साइकिल को समझाने के लिए। सेल साइकिल अगर नहीं होती तो हमारा जो डिवीजन रेट है वो लगातार चलता रहता, सेल डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाती। तो प्रॉपरली उनको टाइम देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेल साइकिल और उसके रेगुलेशन का होना जरूरी है, जिसको हम सेल चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरी की पूरी सेल साइकिल दिखा रखी है, यहाँ पर दिखा रखा है CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। आई थिंक शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या लिख रखा है, इनएक्टिव CDK। कैसे है, इनएक्टिव है, विच कैन पास इनटू G1। ये किस में पास आउट हो सकते हैं, G1 फेज के अंदर पास आउट हो सकते हैं। पहले काम पे था M से काम पर चला गया, ये G1 में चला गया। G1 में भी अभी ये कैसा है, इनएक्टिव है, बट G1 में एक चीज हो रही है, दैट इज द साइक्लिन। ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से गोला बना रखा है, दैट इज द G1 साइक्लिन। तो इस इनएक्टिव CDK के साथ में ये जो है G1 साइक्लिन ये जुड़ेगा, जैसे जुड़ा तो वो भी कैसे हो गया, एक्टिव फेज में आ गया। तो CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही ये सेल G1 से किस में एंटर कर जाएगी, S फेज में एंटर कर गई। ठीक है, अभी देखिए वहां पर दैट इज द ट्रांजिशन फेज टेक प्लेस, यानी कि G1 से S में पास आउट होना, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन फेज। S में जाके क्या हो गया कि हमारा जो G1 साइक्लिन था वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, वो क्या हो गया, टूट गया। जैसे टूटा तो फिर CDK फिर से कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव हो गया तो अभी आसानी से किस में पास आउट हो जाएगा, G2 के अंदर पास आउट हो सकता है। S और G2 के अंदर कोई भी चेक पॉइंट नहीं है। पहला चेक पॉइंट आया था कहां पर, आपका G1 और S के बीच में आया था। S और G2 के बीच में कोई भी चेक पॉइंट नहीं है, तो सेल इजीली क्या कर जाएगी, वहां पे एंटर कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो इनएक्टिव जो CDK है वहां पर देखिएगा दो, यहाँ पर ये दिखा रखे आपको M साइक्लिन, यानी कि वो प्रोटीन दिखा रखी है जो इसको M फेज में लेके जाएगी। तो इन G2 फॉर्मेशन ऑफ M साइक्लिन टेक प्लेस, M साइक्लिन बन गया, ये इसके ऊपर जाके अटैच हुआ। अटैच होते ही M साइक्लिन की फिर से कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। तो अभी जो दूसरा चेक पॉइंट था G2 और M के बीच में, वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया, और सेल G2 से किस में एंटर कर गई, M फेज के अंदर एंटर कर गई। ठीक है, तो CDK प्लस में M साइक्लिन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में क्या कहलाता है, MPF कहलाता है, दैट इज मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। यानी कि ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, सेल को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इसको डिवीजन के लिए क्या करने लग रही है, प्रिपेयर कर दिया, अब इसको फुली मैच्योर कर दिया कि अब ये डिवाइड कर सकती है क्योंकि M फेज में एंटर कर गई है। तो अभी तक हमारे दो चेक पॉइंट आए हैं, एक तो है यहाँ पर G1 और S के बीच में, और दूसरा है आपका G2 और M के बीच में। एक तीसरा और होता है जो आपकी बुक में नहीं मिलता है या फिर आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता है, वो तीसरा आपका चेक पॉइंट आता है बिटवीन एनाफेज, मेटाफेज एंड द एनाफेज, वहां पर ये फेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी की पूरी आपकी सेल रेगुलेशन। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। CDK कॉम्प्लेक्स है जो इनएक्टिव है, कहाँ पर है ये इनएक्टिव,
एम फेज में इजीली पास आउट कर जाता है किसमें, G1 के अंदर। G1 में कैसा है, इनएक्टिव, बट वहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, G1 साइक्लिन की। G1 साइक्लिन CDK के साथ में जुड़ा तो कैसे हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव करते सेल अभी किस में पास कर गई, एस फेज में। एस फेज में जाते ही G1 साइक्लिन टूट गया, टूटते के साथ ही CDK कैसे हो गया, इनएक्टिव। वहाँ पर G2 फेज के अंदर इजीली पास आउट हो गया, कोई भी चेक पॉइंट नहीं था। G2 फेज में फॉर्मेशन हो गई किसकी, एम साइक्लिन की। एम साइक्लिन जुड़ गया किसके साथ में, CDK के साथ में, फिर से एक्टिव हुआ। और जो दूसरा चेक पॉइंट था यहाँ पर G2 और M के बीच में, तो सेल किस में एंटर कर गई, एम फेज में एंटर कर गई। एम फेज में जाएगी तो सेल क्या कर जाएगी, डिवीजन कर जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि तब एक बार सेल स्टार्ट हो जाती है डिवीजन करना तो वो फिर से डिवाइड नहीं कर पाती है, ठीक है। दिस वन इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे लेक्चर। लास्ट वन यहाँ पर वर्ड यूज कर रखे, दैट इज द एंटीफेज। एंटी नहीं है, दिस वन इज द एंटी, ANTE। तो इसमें दे रखे एंड ऑफ G1 फेज। जो G1 फेज होती है, जिसका जो लास्ट फेज है, जैसे वो एस के अंदर एंटर करने वाली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीफेज बोलते हैं। तो जो ये एंटीफेज होता है उसके अंदर एनर्जी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो दिखाई दे रहा होगा, अबंडेंट एनर्जी इज स्टोर्ड, सो इवन इन द स्ट्रेस कंडीशन सेल प्रोसीड इनटू द सेल डिवीजन। अगर सेल किसी मुसीबत में भी है तो भी वो आसानी से क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी किसमें, एस फेज के अंदर, ठीक है। अगर एक बार सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं, कंप्लीट करने के बाद ही रुकेगा। उसके बाद में G1 और G2 के बीच में डिफरेंस दे रखा हुआ आप देख सकते हो। G1 पहली फेज है, G2 दूसरी है। उसके बाद में सेल में बी कंटिन्यूस और एट रेस्ट। यहाँ पर सेल कंटिन्यूस भी हो सकती है और रेस्ट पे भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा आ जाता है, G0 फेज भी आ जाता है, जिसको आपने क्यूसेंट फेज बोला था। और G2 फेज है तो वो लगातार किस में जाएगी, डिवीजन के अंदर ही जाएगी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इधर कि सेल ऑर्गेनली डू नॉट इंक्रीज इन नंबर। डबल होना स्टार्ट होती है लेकिन डबल होती नहीं है, ठीक है। तो डबल जाके कहाँ पर होगी, इस G2 फेज के अंदर होगी। उसके बाद में है कि सेल ग्रो बट न्यूक्लियस ग्रोथ इज लिटिल। यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि सेल किस में से पास आउट होके आई है, एस फेज से। और लास्ट पॉइंट है आपका सिंथेसिस ऑफ RNA प्रोटीन, केमिकल, ये क्या है आपका, केमिकल फॉर DNA रेप्लिकेशन। DNA बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए थी वो सारी इसमें बननी स्टार्ट हो जाती है। G2 फेज में आप देख सकते हो जो भी ऑर्गेनली पेंडिंग होगी वो सारी इधर डबल हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर RNA की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, और M फेज का डिवीजन इसी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, सिर्फ इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे माइटोसिस, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे मियोसिस, ठीक है। तो इसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा, जो भी डाउट आप इसमें बोलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।